बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। फोरम ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगी। मुसल्लह अफवाज किसी भी जारियत या मुहिम जोई का मौसर और फैसला कुन जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। भारत ने 2019 में मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी से पहले पुलवामा हमले जैसा ड्रामा रचाया। खदशा है कि अब वो पहलगाम वाक़े की आड़ में सिंतास मुआहिदे को सबोताज करने के पाकिस्तान के कानूनी आबी हुकूक पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत, हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहते हुए हर महाज पर चौकस रहने की हिदायत की है। वकार सती की रिपोर्ट। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में खित्ते की मौजूदा कशीदा सूरत हाल, बिलखुसूस पाक भारत कशीदगी, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और इलाकाई सलामती को दरपेश खतरात का तफसीली जायजा लिया गया। तुर्का ने कहा, पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय अफवाज लाइन ऑफ कंट्रोल पर मासूम शहरियों को मुसलसल निशाना बना रही हैं, जो इलाकाई कशीदगी को बढ़ाने की कोशिश है और इसका मौसर जवाब दिया जाएगा। फोरम ने इस पर इजहार तशवीश करते हुए कहा कि भारत की जानिब से हर दौर में सियासी और फौजी मकासद के हुसूल के लिए खुद साख्ता बहरान पैदा किए जाते हैं। 2019 में मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी के लिए पहले पुलवामा हमले जैसा ड्रामा रचाया गया और अब पहलगाम वाक़या इसी तसलसल का हिस्सा है, ताकि पाकिस्तान की तवज्जो मगरबी सरहदों और इक्तसादी बहाली से हटाई जा सके। खदशा है कि भारत पहलगाम वाक़े की आड़ में सिंतास मुआहिदे को सबूताज करके पाकिस्तान के कानूनी आबी हुकूक पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, जो न सिर्फ पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी के लिए खतरा है बल्कि पूरे खित्ते में अदम इस्तेकाम पैदा करेगा। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने में भारतीय फौज और इंटेलिजेंस अदारों के मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया। फोरम ने कहा कि रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है और पाकिस्तान इसे हर सतह पर बेनकाब करेगा। फोरम ने आदा किया कि पाकिस्तान अमन, इस्तेकाम और तरक्की का ख्वाह है, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो इसका जवाब पूरी कुव्वत से दिया जाएगा। पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता किसी भी दहशतगर्दी, जबर या बैरूनी दबाव से नहीं रोका जा सकता। आर्मी चीफ ने मुल्क के दिफा के लिए की जाने वाली तैयारियों और तमाम फॉर्मेशन और स्ट्रेटेजिक फोरम्स के मोराल पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वकार सत्ती, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। सदर ट्रंप मसला कश्मीर हल करने के लिए इकदाम करें। मसला कश्मीर दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, भारत ने हमला किया तो दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। कहा, हम एक पुरअमन पड़ोस चाहते हैं, हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की गई और भारत ने पानी रोकने के लिए कोई स्ट्रक्चर बनाया तो पाकिस्तान इस स्ट्रक्चर को तबाह करेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान पर इल्जामात लगाने पर दुनिया ने भारत और मोदी पर यकीन नहीं किया। भारत अब अपने ही बयानी का मगवी बन चुका है। भारत मुसलसल इश्तियाल दिला रहा है, लेकिन हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने अमरीकी नायब सदर के बयान पर कहा कि उनके ख्याल में अमरीकी नायब सदर ने भारत के लिए फेस सेविंग की गुंजाइश रखी है। रोकने की कोशिश करते हैं या रुख मोड़ने की कोशिश करते हैं तो फिर क्या पाकिस्तान जब कहता है जंग तस्वुर किया जाएगा, क्या इसका ये मतलब है देन वी कैन स्ट्राइक फर्स्ट आल्सो? बिल्कुल, अगर कोई इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर। बिल्कुल वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर। दैट विल बी एन एक्ट ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए दोनों फरीकैन पर जोर दिया है कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें। यूरोपीय यूनियन की खारजा उमूर की सरबराह का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के वज़रा खारजा के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है। एक बयान में काजा क्लास का कहना है कि दोनों वज़रा खारजा से गुफ्तगू में उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को तशवीशनाक करार दिया और दोनों फरीकैन पर जोर दिया है कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें और सूरत हाल को बेहतर करने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाएं। उन्होंने मजीद कहा कि कशीदगी में इजाफा किसी के लिए भी सूदमंद नहीं है। दूसरी जानिब तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि काजा क्लास से गुफ्तगू में इसहाक डार ने भारत के बेबुनियाद इल्जामात, इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडा को मुस्तरद कर दिया है। इसहाक डार ने भारत के सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने के फैसले पर सख्त इजहार तशवीश किया और मुआहिदे की खिलाफ वर्जी को नाकाबिले कबूल करार दिया है। दौरान गुफ्तगू इसहाक डार ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात की पेशकश को दोहराया है।
तज्जियाकार और माहिर आलमी उमूर विक्टर गाव ने भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देते हुए वाज़ेह किया है कि अगर कोई भी मुल्क पाकिस्तान पर हमला करेगा तो चीन पाकिस्तान के दिफा के लिए साथ खड़ा होगा। चीन पाकिस्तान को कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि जब पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों पर हमले हुए तब भी चीन ने जामे तहकीकात का मुतालबा किया और पहलगाम हमले में भी चीन का यही मौक़िफ़ है। लाहौर समेत पंजाब भर में मौसम की सूरत हाल पर PTMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। गुज़श्ता रात शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला 4 मई तक जारी रहेगा, जबकि आइंदा 3 रोज़ में आसमानी बिजली गिरने के खदशात भी मौजूद हैं। तर्जुमान PTMA के मुताबिक गुज़श्ता शब आंधी, तूफान और बारिश के बायस पेश आने वाले मुख्तलिफ हादसात में 2 शहरी जाँ बहक और 24 जख्मी हो गए हैं। आज भी पंजाब में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश का इम्कान है। रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, DG खान, मुल्तान, साहिवाल और बहावलपुर डिवीजन में बारिश मुतवक्की है। मरी और गलियात में बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग के इम्कानात भी हैं। साहिली इलाकों में मीठे पानी की बदतरीन किल्लत के बायस मकीन घरों को ताले लगाकर दीगर शहरों की जानिब कूच कर रहे हैं। ऐसे ही एक गाँव से सूरत हाल बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद सिद्दीकी। जी, मैं इस वक्त दरियाए सिंध के आखिरी किनारे पर वाक़ गांव सजनवारी के अंदर मौजूद हूँ। सजनवारी दरियाए सिंध के आखिरी किनारे पर वाक़ है, जहां जो दरिया है वो समंदर के अंदर गिरता है, लेकिन कोटरी डाउन स्ट्रीम में पानी ना आने के बायस जो है यहाँ एक हर तरफ जो है वीरानी छाई हुई है। जब इस सजनवारी के गांव के अंदर हम जब पहुंचे हैं तो यहाँ चारों तरफ हमें जो है सन्नाटा नजर आया है। यहाँ पर कोई भी शख्स हमें नजर नहीं आया। जब हमने घरों का जो है वो मायना किया तो यहाँ घरों के ऊपर जो है बड़े बड़े हमें जो है ताले नजर आए हैं, कहीं पे चारपाइयाँ नजर आई, कहीं पे हमें जो है पानी के खाली केन नजर आए, लेकिन यहाँ घरों के अंदर जो है वो ताले लगे हुए थे। यहाँ पर जब हमने एक घर का मुआयना किया तो वहाँ पर हमें एक माजूर शख्स नजर आया है जो आंखों से देख भी नहीं सकता है और उस पर फालिज का भी अटैक हुआ है। तो हमने जब उससे बात की तो उसने हमें बताया कि यहाँ के मकीन जो हैं वो पानी ना होने के बाइस जो है यहाँ से नकल मकानी करके चले गए हैं। यहाँ पर जो मैयत को गुस्ल देने के लिए भी पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, जो ज़ेर ज़मीन पानी था वो भी ख़त्म हो गया है, फसलों के लिए जो है पानी नहीं है, लोग बेरोज़गार हो गए थे। इसलिए उन्होंने यहाँ अपने घरों को ताले देकर और नकल मकानी करके दीगर शहरों की तरफ जो है मुंतकिल हो गए हैं। मीरपुर खास और गिरदो नवाह में मौसमियाती तब्दीली के बायस आम के बागात मुरझाने लगे हैं। आमों के शहर में फलों का बादशाह आम गैर मामूली खतरात से दो चार है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद खालिद तफसीलात बताएंगे। मीरपुर खास समेत गिरदो नवा के इलाके इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है और इस गर्मी ने मीरपुर खास के आमों को भी शदीद मुतासिर किया है। मजमूई तौर पर सिंध भर में 3 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा आमों की पैदावार होती है और सिर्फ मीरपुर खास ज़िले में 80,000 मेट्रिक टन से ज़्यादा पैदावार औसतन होती है हर साल। लेकिन इस साल बताया जा रहा है कि पानी की कमी, बीमारी के हमले और जो गर्मी है, शदीद गर्मी जो गैर मुतवक्का भी है और देर से भी पड़ी है, जब आम को ज़रूरत थी उस वक्त गर्मी नहीं पड़ी तो उसके भी असरात मनफी पड़े हैं आमों पर। और माहिरीन कह रहे हैं कि लगभग 40% तक आमों की पैदावार में कमी का खदशा है, जिससे माशी तौर पर काश्तकारों को बहुत नुकसान का अंदेशा है। ये जो आमों की साइज़ है ये इस वक्त इससे तकरीबन दुगना साइज़ होना चाहिए था, जो कि वो आम ये इस गर्मी और बीमारी और इसके अलावा पानी की कमी के बायस ये आम पनप नहीं सके। सिर्फ मीरपुर खास जिले में लगभग आम के 40 काश्तकार जो बड़े और नामवर काश्तकार हैं वो काम कर रहे हैं। खदशा है कि ये आमों के काश्तकार अगले साल शायद 40 से तादाद इनकी कम होना शुरू हो जाए, क्योंकि बहुत से काश्तकार अब आमों के बजाय दूसरी फसल पे काम करने के तरीक़ेकार पर सोच विचार करने में मसरूफ हैं। कराची एम लाइन पर मीरपुर खास जाने वाले व्यापारी लुट गए हैं। वाक़े का मुकदमा गडाब थाने में मुतासरा व्यापारी की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। मुद्दई के मुताबिक मुलजिमान ने मुबैना तौर पर पुलिस जैसे कपड़े और कैप पहनी हुई थी और ये वाक़या M9 पर पेश आया। मुलजिमान 1.5 करोड़ से ज़ायद मालियत की रकम लूट कर फरार हुए। M9 पर कराची से मीरपुर खास जाने वाले व्यापारी लुट गए। 30 अप्रैल को पेश आई वारदात का मुकदमा गडाब थाने में मुतासरा व्यापारी फरहान की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। मुतासरा व्यापारी फरहान के मुताबिक औरंगी टाउन से जानवरों की खरीदारी के लिए मीरपुर खास जा रहे थे। वारदात में मुलविस मुलजिमान ने मुबैना तौर पर पुलिस जैसे कपड़े और कैप पहनी हुई थी। मुलजिमान व्यापारी से 1.5 करोड़ रुपए लूट कर फरार हुए। वाक़े में मुलविस मुबैना मुलजिमान की टोल प्लाजा क्रॉस करते हुए CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। फुटेज में मुलजिमान की वीगो गाड़ी को टोल प्लाजा
کراس کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ فوٹیج میں بغیر نمبر پلیٹ والی یہ گاڑی میں ملزمان کو بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے۔ متاثرہ بیوپاری کے مطابق عید الاضحیٰ کے جانور لینے کے لیے میر پور خاص جا رہے تھے۔ ان کی گاڑی سپر ہائی وے پر پہنچی تو ویگو گاڑی پیچھے لگ گئی۔ سفید ویگو گاڑی میں پولیس وردی اور کیپ پہنے مسلح افراد تھے۔ کراچی ٹول پلازا سے نکلنے کے بعد ویگو ڈالے میں سوار مبینہ ملزمان نے روک لیا۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس موڑ کے قریب وکلا برادری ڈیفنس پولیس کے خلاف عدالتی حکم پر مقدمے کا اندراج کرانے ڈیفنس تھانے پہنچی۔ مقدمہ درج نہ ہونے کے سبب وکلا نے ڈیفنس موڑ پر احتجاجی دھرنا دے کر ٹریفک معطل کر دی۔ رات گئے مظاہرین خود ہی منتشر ہو گئے۔ کراچی بار کے جنرل سیکرٹری رحمان قرائی نے کہا، جب تک ملوث اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوتا احاطہ عدالت میں پولیس کو آنے نہیں دیں گے۔ جمعے کے روز برادری تھانہ ڈیفنس پولیس کے خلاف عدالت کے حکم پر مقدمے کا اندراج کرانے کے لیے ڈیفنس تھانے پہنچی، جہاں پولیس کی جانب سے مقدمہ درج نہ کرنے پر انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے مین کورنگی روڈ ڈیفنس موڑ پر دھرنا دے کر ٹریفک معطل کر دیا، جس کی وجہ سے بدترین ٹریفک جام ہونے سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں، جبکہ عام شہریوں کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ مظاہرین کے مطابق گزشتہ ماہ ڈیفنس پولیس کے ہاتھوں موٹر سائیکل سواروں کو حراست میں لیے جانے پر وکلا برادری اور لاء کے طالب علموں کا ڈیفنس تھانے میں جھگڑا ہوا تھا، جس پر ڈیفنس پولیس نے گزشتہ ماہ 24 اپریل کو تھانے میں کی گئی توڑ پھوڑ اور ہنگامہ آرائی کا مقدمہ نامزد سمیت دیگر نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا تھا۔ تنازع کشمیر کی جڑیں ہندوستان کی تقسیم اور اس کے دوران مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں سے جڑی ہیں۔ کشمیر تقسیم برِ صغیر کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ کشمیر ایک مسلم اکثریتی ریاست ہے اور اسے پاکستان میں شامل ہونا چاہیے تھا، مگر ایک سازش کے تحت بھارت کی جھولی میں ڈال دیا گیا۔ نمائندہ خصوصی طارق ابوالحسن نے اس دیرینہ تنازع کی تاریخ اور بھارت کی وعدہ خلافیوں کا جائزہ لیا ہے، آپ بھی دیکھیے۔ کشمیر پر پہلی پاک بھارت جنگ کے بعد انڈیا خود اس معاملے کو اقوام متحدہ میں لے گیا۔ اقوام متحدہ کی 13 اگست 1948 کی قرارداد میں کہا گیا تھا کہ پاکستان اور بھارت دونوں اپنی فوجیں کشمیر سے نکال لیں اور کشمیریوں کو خود اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے دیا جائے۔ کشمیر کی ایڈمنسٹریشن ایک ایگریمنٹ کے تحت انڈیا نے لی ہے۔ اس بات کو مان بھی لیا جائے تو اس ایگریمنٹ میں ہی لکھا ہوا ہے کہ کشمیر کا تشخص برقرار رہے گا، اور وہ تشخص کے لیے کانسٹیٹیوشن میں انڈیا کے آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35 شامل کیا گیا تھا، یعنی کہ وہاں کوئی جائیداد نہیں لے سکے گا، یعنی کہ ان کی اپنی ایک اسمبلی ہوگی، یعنی کہ ان کا جو ایک حیت ہے کشمیر کی اس کو نہیں بدلا جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ جو اقوام متحدہ کی تقریباً اس میں 7-8 کے قریب ریزولوشنز ہیں، جس کے تحت یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، جب تک پلیبیسائڈ نہیں ہو جاتی ہے اس وقت تک انڈیا آکیوپائنگ فورسز اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی تمام قراردادوں کو قبول کیا، لیکن بھارت نے بہانے بازی شروع کر دی۔ ایک موقع پر امریکی صدر ٹرومین اور برطانوی وزیر اعظم کلیمنٹ ایٹلی نے ثالث کے ذریعے مسئلہ کشمیر کے حل کی تجویز دی، جسے بھارت نے مسترد کر دیا۔ سلامتی کونسل کے صدر مک نائٹن اور آسٹریلیا کے چیف جسٹس اوون ڈکسن نے اقوام متحدہ کے نمائندے کی حیثیت سے کشمیر سے فوجوں کے انخلاء کی تجاویز دیں، جبکہ آسٹریلوی وزیر اعظم گولڈن مینزیز نے کشمیر کو دولت مشترکہ کی فوج کی نگرانی میں دینے کی تجویز دی۔ امریکی سینیٹر فرینک پی گراہم نے سلامتی کونسل کے نمائندے کی حیثیت سے 6 تجاویز دیں، جن میں بعض پاکستان کے خلاف تھیں۔ پاکستان نے اسے بھی قبول کیا، لیکن بھارت نے مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کی ہر کوشش ناکام بنا دی۔ ریزولوشن 47 بائی دا وہ یہی ہے کہ جس میں ملٹری آبزرورز کو بھی ڈپلائی کیا ہوا ہے اور بتایا ہوا ہے کہ پلیبیسائڈ ہوگا، اور بتایا ہوا ہے کہ فوجیں واپس جائیں گی اور وہاں پلیبیسائڈ ہوگا، لوگ اپنے حق خود ارادیت کا حق حاصل کریں۔ اس کو بھی انڈیا نہیں مانتا ہے، نہیں اس نے کیا، اس کا مطلب اس کی بھی خلاف ورزی۔ پھر 91 ریزولوشن پاس ہوا جو 1951 میں ہے، وہ بھی پہلے والے ریزولوشنز کا اعادہ کیا گیا۔ پھر 98 مطلب کافی سارے ریزولوشن پاس ہوئے، اور ان تمام اور 122 ریزولوشن پاس ہوا جو کہ 1957 میں پاس ہوا۔ یہ
तमाम रेजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी इसलिए हो रही है कि जैसा मैंने बताया कि अमेरिका की नज़र में आजकल इंडिया लाडला है। उससे पहले इंडिया जो है वो हठधर्मी की वजह से नहीं हो रहा था, क्योंकि ये चैप्टर 6 के ज़रिए रेजोल्यूशन पास हुए थे, यानी कि ये वो रेजोल्यूशन थे जिसमें एक तंबीह की गई थी, कहा गया था ये करो, लेकिन न करने पर और सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन आना चाहिए था, जो कि नहीं लाया जा रहा है। सिफारती तजज़ियाकारों का कहना है कि ताकतवर ममालिक के मफादात को पूरा करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा कमज़ोर कौमों पर तो चढ़ दौड़ती है, लेकिन कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे देरीना तनाज़ात पर उसका किरदार मायूस कुन है। कैमरामैन अदनान जैदी के साथ तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़, कराची। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की लाहौर में हॉलैंड के बादशाहत डे पर मुनक़िदा तकरीब में गवर्नर पंजाब ने कहा, माजी में हॉलैंड के बादशाह और मलका के पाकिस्तान के दौरे की यादें आज भी ताज़ा हैं। हॉलैंड में पाकिस्तान के सिफारती और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत देखना चाहते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने लाहौर में हॉलैंड के बादशाहत डे पर मुनक़िदा तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, हॉलैंड की सफ़ीर, एजाज़ी काउंसिल जनरल आसमा, तालीमी इदारों के सरबराहान और मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी शरीक हुए। इस मौके पर गवर्नर पंजाब का कहना था, हॉलैंड को स्पोर्ट्स और यूरोपीय यूनियन के हवाले से कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान और हॉलैंड हॉकी के खेल में शानदार तारीख रखते हैं। गवर्नर पंजाब ने कहा, हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है जिस पर खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। गवर्नर पंजाब ने मजीद कहा कि उनकी अवलीन तरजीह है कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के बच्चों को हॉकी के खेल पर मरकूज़ करें और खेलों के टूर्नामेंट मुनक्किद करें। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत से गुजारिश है कि कौमी खेल हॉकी की एकेडमीज़ और हॉकी को प्रमोट किया जाए। पाकिस्तानी फिल्म साज मोहम्मद अली नकवी को एक बार फिर एमी अवार्ड के लिए नामजद कर लिया गया है। इस बार नामजदगी उनकी दस्तावेजी फिल्म टर्निंग पॉइंट, द बॉम्ब एंड द कोल्ड वॉर के जरिए मिली है, जिसे बेहतरीन तारीखी दस्तावेजी फिल्म की कैटेगरी में जगह दी गई है। मोहम्मद अली नकवी की एमी अवार्ड के लिए ये चौथी नामजदगी है। 2023 में प्राइम टाइम एमी में नामजदगी हासिल करने वाले वो पहले पाकिस्तानी थे। मोहम्मद अली नकवी ने एमी अवार्ड में नामजदगी को अपने लिए एजाज़ करार दिया है। कहा, एमी अवार्ड के लिए एक बार फिर नामजद होना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। बैनुल अक़वामी सतह पर सरहदों से पार तक कहानियां पहुंचाना एक ऐसा एजाज़ है जिसे वो हल्का नहीं समझते।